क्योंकि आप लोग एक विशेष चीज याद रखिएगा, यूपी टेट एग्जाम में आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो राजस्थान टेट, एमपी टेट, पंजाब टेट या जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जहां भी टेटों के एग्जाम होते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस आपको लगा के जाने हैं। क्योंकि कई बार क्या होगा, जब ये नोटिफिकेशन को एज इट इज कॉपी कर सकते हैं तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन को भी कॉपी करेंगे, सीधा सीधा सेम क्वेश्चन को राजस्थान टेट का डाल दें, को उत्तराखंड टेट का क्वेश्चन आपके यूपी टेट में डाल दें, सेम क्वेश्चन, डिजिट भी नहीं चेंज करेंगे। तो हम ये चीज ध्यान में रख के चलेंगे और वो कंटेंट आपको प्रैक्टिस करा देंगे जो कंटेंट आपको सेम एकदम आपको मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो मैं वो सारे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के जो आपको है वो मैं सारे जितने भी टेट हुए हैं वो मैं सारे करवा देता हूं, खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग टू राजस्थान टेट। सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है। और जब भी ये मैं पीवाईक्यू का सेशन लूंगा तो आप समझ जाइएगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन सीधे आपको मिलेगा एग्जाम में। हाँ जी, करने की कोशिश कर लो, क्वेश्चन नोट कर लेना। लेकिन हाँ, कल शीट मिली थी आप लोगों को? शीट कल शीट नहीं मिली थी? अरे आज कपूरथला पे तो बहुत तगड़ा डीजे जे लग रहा है भाई, रामनवमी का। जाइएगा, एंजॉय करते हुए जाइएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। किसी का आया आंसर या मैं करवाऊं? आइए देखिए इस क्वेश्चन को। 14 नहीं। हम्म, देखो भाई कैसे करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो है, जो आपको पहले समझना है वो ये, बराबर। और बराबर किस तरफ क्या लिखा है? हानि। बराबर किस तरफ क्या लिखा हुआ है? 8-6 पेनों का विक्रय मूल्य। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले ये चीज रहेगी, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लॉस, हानि। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। खैर लॉस से हमें मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, लॉस। और लॉस किस चीज के बराबर है ये नोटिस कर लो भाई जल्दी से। लॉस बराबर है 6 पेनों के विक्रय मूल्य के, 6 पेनों के एसपी के। तो हम लोग इस क्वेश्चन में एक चीज अपनी तरफ से मान लेंगे कि माना एक पेन बेचा जाता है, माना एक पेन का सेलिंग प्राइस, हमने ये चीज अपने पास से मान ली कि एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपए। हमने एक पेन का सेलिंग प्राइस क्या मान लिया? 1 रुपए मान लिया, ये अपनी तरफ से हमने माना है। ठीक है भाई, तो अब आप मुझे बताएं, अगर एक पेन का विक्रय मूल्य एसपी या सेलिंग प्राइस मैंने 1 रुपए माना है तो फिर 6 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा? 6 होगा कि नहीं होगा? और जबकि हानि किस चीज के बराबर है? वो 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। और अगर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 6 पेन का सेलिंग प्राइस 6 रुपए हुआ। 6 पेन का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 6 रुपए हो गया। तो वो मैंने लॉस की जगह पे लिख दिया, क्योंकि लॉस कितने का है? 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। और 6 पेनों का विक्रय मूल्य कितना है? 6, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये चीज मैंने अपनी तरफ से मान ली, इस चीज को आप लोग मान लेंगे। ठीक है, जो भी कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा ना कि हानि इसके बराबर है, तो उस चीज को मान लो। आप पहले एक वस्तु का मूल्य मान लो, एक वस्तु का मान लोगे तो 6 वस्तुओं का निकल आएगा। अच्छा, लॉस कितनी चीजों को बेचने पे हो रहा है? ये लॉस हो रहा है 144 पेन बेचने पे हो रहा है।
144 पेनों को बेचने पे हो रहा है। और मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहता हूं, अगर एक पेन का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है तो 144 पेन का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 144 पेन का सेलिंग प्राइस 144 होगा ना? तो यानी एक पेन का सेलिंग प्राइस अगर मैंने 1 रुपए माना है, तो इसका मतलब है अगर मैं आपसे 144 पेन का सेलिंग प्राइस पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे? 144। एक पेन का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, 144 पेन बेचे हैं तो 144 पेन का सेलिंग प्राइस। अब आपको पहले दिन याद करो, मैंने चित्र बताया था, सीपी लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, इधर लॉस लिखेंगे। अब 500 800 वाला एग्जांपल याद करो जो पहले दिन बताया था जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था। तब मैंने आपको कैसे बताया था, इसमें से इस वाली वैल्यू को माइनस करते हैं तो ये मिलता है, यानी 144 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस, क्योंकि लॉस है ना, माइनस में होगा। और 144 माइनस माइनस प्लस होगा तो ये कितना बन जाएगा? 144 प्लस 6। और 144 प्लस 6 इसका मतलब है इसका सीपी कितना आ जाएगा? सीपी आ जाएगा 150। और सीधी सी बात सोचो ना, प्रैक्टिकली अगर आप 150 रुपए का माल 144 का बेचोगे, घाटा तो तभी तो आपको 6 रुपए का होगा, है ना भाई? 150 का माल जब आपने 144 का बेचा तभी तो घाटा आपको 6 रुपए का हुआ। तो 6 रुपए का लॉस या हानि हो रही है, ये सेलिंग प्राइस है। और यहां से ये वैल्यू कैसे निकलती है? हमेशा इसमें से ये घटाएंगे तो ये मिलेगा। लॉस को हमेशा माइनस में लिखना, प्रॉफिट को हमेशा प्लस में लिखना। 144 माइनस माइनस प्लस 6, यानी दैट विल बिकम 150, यानी कि कॉस्ट प्राइस। यानी 144 पेन को जो खरीदा होगा इतने का खरीदा, बेचा इतने का बेचा, लॉस इतने का हुआ है। सवाल ने पूछा है हानि प्रतिशत क्या है, लॉस प्रतिशत क्या है, जिसका फॉर्मूला क्या लिखा है था मैंने? लॉस बटे सीपी इंटू 100। और लॉस कितना है सवाल में? 6 का। और सीपी कितना है आपका? सीपी है 150 का। और इंटू क्या कर देंगे? 100। लो भाई, आंसर आ गया, खत्म सवाल। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, और 2 टू जा 4, यानी कि लॉस परसेंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4%। लॉस परसेंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4%। सबसे पहले अंडरलाइन आपको करना है जहां पे मैंने बराबर शब्द लिखा था, बराबर के दाएं बाएं देखो क्या लिखा है, हानि लिखा है, और उधर लिखा है वो 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है। राजस्थान टेट का क्वेश्चन था ये। हो गया भाई नोट? समझ में आई बेटा बात? इसमें कोई बात कहीं पे ना समझ में आ रही हो तो पूछ लो, अगर कोई चीज ना प्रॉपर क्लियर हो रही हो। बस ये सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको सिखाया है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका राजस्थान टेट का है, और ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन एक्चुअल में आसान है। बस आपको परसेंटेज चैप्टर पे थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए, परसेंटेज निकालना आना चाहिए, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। आगे कितना?
आइए देखते हैं। सवाल में बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक्स जो है, समझिएगा, एक व्यक्ति है एक्स, तो एक्स ने 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि से वाई को बेच दिया। ठीक है भाई, क्या कह रहा है? 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि से वाई को बेच दिया। यानी 100 रुपए की वस्तु थी और 10% की हानि पर वाई को बेच दिए। तो 10% की हानि अगर हो रही है तो आप इसका अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप इसका 90% कर दीजिए, है ना। सेलिंग प्राइस यानी कि कितने का बेचा, अगर आपको यह निकालना है कि एक्स ने वाई को कितने का बेचा, तो ये निकालने के लिए आप इसका 90% निकाल दीजिए, क्योंकि 10% की हानि सहली ना, घाटा हो गया, यानी 90% कीमत पर बेचा। तो अपनी कीमत का 90% देखेगा ये, तो 100 का 90% कितना हो जाएगा? यानी 100 रुपए की चीज 90 की बेची, अर्थात 10% का क्या हुआ है? हानि हुआ है। अर्थात यहां पे 10% का क्या हुआ है? इसको लॉस। अब यहां पे कह सकते हैं वाई ने 90 की खरीदी है। आगे बोल रहा है वाई इस वस्तु को 10% लाभ से जेड को बेच देता है। वाई जो है आगे किसको बेचता है? जेड को, वो भी 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। 10% के प्रॉफिट पर, तो इसका 10% वैसे 9 हुआ, यानी 9 रुपए के लाभ पर बेचेगा। भाई इसका 10% कितना हुआ? 9। भाई 10% होता है 1/10, और 90 का 1/10 करोगे तो 9 ही तो आएगा, यानी कि 9 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि 10%। 90 का 10% कितना हो गया? 9 रुपया। और 9 रुपए का प्रॉफिट अगर ये चाहता है तो 90 का माल कितने का बेचेगा? 99 का बेचेगा। या आप एक काम और भी कर सकते थे, जैसे आपने यहाँ पे 10% का लॉस था तो आपने इसका 90% लिख दिया, और अगर यहाँ पे 10% का प्रॉफिट है तो आप इसका 110% लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए आप? 90 का 110%। तो 110% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 99। या फिर आप ऐसे सोच लो कि 10% का प्रॉफिट है, 90 पर 10%, 90 का 10%, 9 रुपए, 9 रुपए का प्रॉफिट है, तो 90 का माल 99 का बेचेगा। वाई ने जेड को बेचा है 99 का, यानी जेड ने खरीदा कितने का है? 99 का। बट सवाल ने पूछा वाई ने किस मूल्य पर जेड को बेचा है, वाई ने कितने का बेचा है जेड को, तो वाई ने जेड को जो है बेचा है वो साफ साफ दिख रहा है 99 का बेचा है। वाई ने जेड को कितने का बेचा है भाई? 99 का बेचा है। या कह लो जेड ने खरीदा कितने का है, तो आप कह सकते हो 99 का खरीदा है। अब इस सवाल में देखा जाए कुछ भी नहीं था, एक लाइन में केवल खत्म, बस आपको परसेंटेज की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही क्या होगा ना। ये खत्म हो गया, कल से न्यू स्टार्ट हो रहा है। कल से आप ए फॉर एप्पल से स्टार्टिंग से सीखिएगा, है सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फॉर्मूले, क्योंकि ये चैप्टर बस आज एंडिंग पे ही था, मतलब कल ही मैंने बता दिया था आपको एंडिंग पे है चैप्टर। वो चैप्टर जब आप स्टार्ट करोगे कल से तो वो आपको एकदम स्टार्टिंग से पढ़ने को मिलेगा, ये जैसे खत्म ही हो गया था। चलें भाई आगे। क्या नोट हो गया सबका? नोट तो कुछ करना ही नहीं, इसमें क्या नोट करना है बताओ। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको ट्राई कर लो, उत्तराखंड टेट का क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद वाले टॉपिक के लिए 10 प्रश्न तैयार कर दो, पीडीएफ फाइल वाली। जो कि आज हमें शाम को पढ़ाना है।
लगा भाई ये वाला किसी का भी? अभी समझा देंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले आप एक बेसिक सी चीज लिख लो। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू इंपॉर्टेंट हैं, वो शायद आप भूल गए होगे, तो मैं लिखवा देता हूं। कितने बच्चों को याद है 5/8 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है? क्या? हाँ। बताइए 5/8 का परसेंटेज वैल्यू, मैंने परसेंटेज टॉपिक में लिखाया था। कॉपी पलट कर देखो क्या लिखा था। मैंने कहा था घर में चिपका भी ले रहे हैं, नहीं तो याद नहीं होगा। और दर्शन करना उसको। बताओ 5/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? परसेंटेज टॉपिक में लिखाया था पहले दिन ही, सबसे पहले दिन ही टेबल में लिखाया था। और 3/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 3/8 का होता है 37.5। और 7/8 का क्या होता है? ये लिखने के साथ साथ आप याद कर लीजिएगा। हर चीज ग्रंथ में आप तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन आप उसको याद भी करिएगा। इंस्टेंट अगर आपसे कभी पूछें तो आप एटलीस्ट बता सकें भाई, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। और एक और वैल्यू लिख लो। ये वैल्यूज आपको जरूर याद होनी चाहिए भाई। कैमरा मैम वैसे कर लिया करे तो ज्यादा सही आएगी फोटो। उस तरह से कर लीजिए कैमरा तो सही आएगी फोटो। क्योंकि बोर्ड ऐसा है ना, इस तरह से पूरी स्क्रीन पे आएगी आपकी फोटो। अब 12.5 को आप 3 से गुणा करोगे, इतना याद रहेगा? 12.5 की 3 से गुणा कर लोगे? जल्दी से बताओ। 5 से गुणा फिर 12.5 की कर लो तो 5/8 आ जाएगा। लेकिन कोई कर पाएगा? आप ये सोचो, 12.5 की 5 से गुणा जल्दी जल्दी कर लोगे? गुणा करने से बेहतर है वो आपको याद होना चाहिए, इंस्टेंट फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, क्वेश्चन में आएंगी। अब वहां इतना टाइम नहीं होगा कि हम 12.5 को गुणा करेंगे, वहां टाइम ही नहीं होगा। तो फिंगर टिप पे एकदम आपको रटी होनी चाहिए वैल्यू। 3/8 37.5, 5/8 62.5 और 7/8 87.5। और कोई बहुत ज्यादा थोड़ी ना है ना। अभी आप लॉ की पढ़ाई करोगे तो आपको कितने सारे आर्टिकल, कितना कुछ याद करना पड़ेगा। लॉ की पढ़ाई में तो बहुत, एमबीबीएस करोगे तो उसमें जाने कितना कुछ याद करना पड़ेगा। तो ये तो कुछ नहीं है भाई जो पढ़ाई आप कर रहे हो। कभी जाना बुक शॉप पे उठा के देख लेना आईआईटी की मैथ्स की बुक। अगर आपको लगता है कि ये बहुत कठिन है, ये बहुत ज्यादा है, एक बार आईआईटी मैथ्स की बुक उठा करके देख लेना। आपको लग जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो तो बहुत छोटा और बहुत ही कंसाइज मैटर है, उसको बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो कभी भी मत सोचिएगा बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा। ये बहुत आसान है चीजें, है ना, बहुत ही आसान चीजें हैं ये। आप इस सवाल को देखिएगा, आसान क्वेश्चन है। अभी समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखिएगा बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपसे नहीं लग पाएगा क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो यार, है ना। जैसे किसी ने अगर पहले से थोड़ा पढ़ रखा है तो वो देखो लगा पा रहा है सवालों को, है ना। जैसे बोला है जो क्रय मूल्य है यानी जो उसकी कीमत है, वो अंकित मूल्य यानी एमआरपी का 64% है। यही लिखा है। लिखा है क्रय मूल्य यानी कि जो कीमत है किसी चीज की भी, किसी भी आर्टिकल की जो कीमत है वो एमआरपी यानी अंकित मूल्य का 64% है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए बातें किसकी हो रही है, क्रय मूल्य की और अंकित मूल्य की यानी एमआरपी की। और उसके बाद छूट वगैरह दी जाएगी, तो छूट देने के बाद वो प्रोडक्ट बिकेगा। बिकेगा तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, उस पर भी बात होगी। तो कीमत जो है यानी जो क्रय मूल्य है वो एमआरपी का कितना है? एमआरपी का 64% है।
अब एमआरपी की वैल्यू यहाँ पे कुछ ऐसी मान लीजिए जिसका 64% आप आराम से रख दीजिएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू एमआरपी की आपको लेनी पड़ेगी, मतलब एक्स मत मानिएगा, एक्स में आपको ज्यादा लेंदी रहेगा। 100 मान लो, 500 मान लो, 1000 मान लो, 200 मान लो, जो मर्जी दिल करे आप मान लो, आप कुछ भी मान लो। जैसे मान लो 100 रुपए की कोई चीज है, लेकिन उसकी जो कीमत होगी तो एमआरपी है। एमआरपी क्या करता है, दुकानदार ऊपर से चिपका देता है, लेबल लेबल चिपका देता है, उस पर एमआरपी लिख देता है कितना रुपए है वो। जबकि उसकी कीमत एक्चुअल जो होती है वो थोड़ी ना पता होती है। जबकि सवाल ने बोला है कि जो कीमत है एमआरपी का अंकित मूल्य का 64% है, तो 100 का 64% तो 64 ही होगा भैया। भैया 100 का 64%, अगर किसी को परसेंटेज नहीं निकालना आता है वो तो इस बात को याद रख सकता है कि परसेंटेज हमेशा क्या खाता है, 2 जीरो खा गया। तो 64 एक कम 64। अब आगे बोल रहा है खरीद पर 12% की छूट देने पर। इसका मतलब क्या है, जब आप खरीदने गए तो 12% आपको छूट मिली। अब सबसे पहले ये पॉइंट आप अगर आपको ना पता हो तो लिख लीजिएगा, छूट या डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर लगता है। डिस्काउंट कभी क्रय मूल्य पर थोड़ी ना लग जाएगा, कीमत पर थोड़ी ना लग जाएगा। भाई कीमत तो दुकानदार आपको कभी बताएगा ही नहीं, कीमत आपको दुकानदार कभी बताएगा नहीं। जैसे मान लो आप लोग ये स्कूल बैग जो लेकर के आए हो अपने साथ में, इस बैग का प्राइस हो सकता है उसने आपको 1000 रुपए बताया होगा कि 1000 रुपए का है मैडम, बट वो 1000 का होगा थोड़ी ना, वो तो कितने का लाया होगा। क्या पता वो दुकानदार जो है वो 600 रुपए का लाया हो, 500 का लाया हो, और आपको 1000 का बेच रहा हो। आपने 1000 का सुना, उसने बोला 1000 का, तो आपसे आपको कुछ डिस्काउंट दे दो, छूट दे दो, तो डिस्काउंट दे देगा आपको। तो डिस्काउंट वो एमआरपी पे देगा ना, एमआरपी पे। दुकानदार लोगों से आप मांगते हो डिस्काउंट तो वो दे देते हैं, चलिए ठीक है, अच्छा 10 रुपए कम कर दिया, 5 रुपए कम कर दिया, या डिस्काउंट दे दिया, तो वो एमआरपी पे कम करते हैं। जो 12% का डिस्काउंट है वो किस पे होगा, एमआरपी पे। डिस्काउंट सदैव एमआरपी पर लगता है। अगर आपके पास ना पता हो तो लिख लेना आप, डिस्काउंट सदैव एमआरपी पर लगता है। तो 12% का जो छूट यानी डिस्काउंट है वो एमआरपी पर लगेगा। और 100 रुपए की चीज पर अगर 12% का डिस्काउंट हो गया, 12% की छूट हो गई, यानी 100 रुपए पर 12 रुपए छूट गए। भाई 100 का 12% 12 रुपया होता है। और 100 रुपए पे अगर 12 रुपए छूट गए तो वो बिकेगा कितने का, 88 का बिकेगा कि नहीं बिकेगा। भाई सीधी सी बात है ना, 12% की, क्योंकि क्या हो गई, डिस्काउंट हो गई, ये डिस्काउंट लिखा हुआ है, छूट यानी कि हो गई, तो यानी कि बिकेगा 88 का। अब बात करेंगे हम किसकी, प्रॉफिट परसेंट की। अच्छा प्रॉफिट परसेंट होगा किसको, हमें दुकानदार को होगा। खरीदने बेचने का काम तो दुकानदार कर रहा है, कस्टमर थोड़ी ना कर रहा है। तो खरीदने बेचने का काम कौन कर रहा है, दुकानदार। तो दुकानदार ने पहले बताओ आर्टिकल खरीदा कितने का है, 64 का उसने खरीदा होगा, वो तो लेवल उसने 100 का चिपका दिया एमआरपी। लेकिन 64 का माल जो उसका था वो बिका कितने का, आप पहले ये देखिए 64 का माल बिका कितने का। 64 का माल 88 का बिका है, और 64 का माल अगर 88 का बिका है तो क्या आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हो यहां से। अगर 64 का माल 88 का बिक रहा है तो आप क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100। सबसे पहले प्रॉफिट देखेंगे कितने का, और 64 का माल 88 का बेचा तो प्रॉफिट कितने का, घटा लीजिए, एसपी में से सीपी घटा लीजिए, कितने का आएगा, 8 में 4 गया 4, और 24 का प्रॉफिट है। सीपी कितना है आपका, 64 है, इंटू कितना हो जाएगा, 100। अब देखिएगा यहाँ पे वही कैलकुलेशन काम आएगी जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था। 8 8 64, 8 24, यानी 3/8 गुणे 100। ये देखिए 3/8। अब या तो आप समय बर्बादी करिए कि आप 300 को 8 से भाग करिए, काटा काटे सब करा होगा सकता आप लोगों ने। अगर आपको वैल्यू 3/8 की नहीं याद होगी तो आपने सब किया होगा, और वही आपका समय खा जाएगा एग्जाम में। आपको 3/8 की डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे ही आपने फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 देखी, आपको ये डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए कि 37.5% होती है ना। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, मेरी से एक बात बहुत समझ लीजिए, यूपीटेट का एग्जाम तो चलो निकल जाएगा, लेकिन एस्टेट के एग्जाम में ना सारे क्रीम लेवल के बच्चे बैठते हैं, सारे क्रीम लेवल के बच्चे जो यूपीटेट सीटेट पास करके आए हैं, है ना। यानी आपका जो फाइट और कंपटीशन होता है वो किसके बच्चों, टॉपर बच्चों के बीच में होता है, क्रीम बच्चों के बीच में होता है। उसमें मतलब कोई कमजोर नहीं होगा। अब उसमें खेल होगा स्पीड का, एक्यूरेसी का खेल होगा। और स्पीड कैसे आएगी, ये सब चीजें करने से। आप सोचो जब आप लोग इस सवाल को कर रहे थे, जिन्होंने किया हो वो देखो उन्होंने इसको कैसे हल किया था। क्या आपको डायरेक्ट वैल्यू याद थी, आपने उसको कैलकुलेट करके किया, और कैलकुलेट करके किया इट मींस आपने टाइम लिया। और टाइम सेविंग टेक्निक जरूर सीखनी, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन करी है तो आपको टाइम सेविंग टेक्निक जरूर सीखनी है कि टाइम कैसे बचाना है, जल्दी कैसे करना है। उसके लिए आपको देखो कुछ फैक्ट्स वो याद करने पड़ेंगे। अभी जो फैक्ट आपको मैंने पीछे बताया 3/8, 5/8, 7/8 की वैल्यू, और वो बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा।
फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए आपको। अब पूरा सवाल देख लो, क्या कठिन था बताओ भाई। कीमत जो है अंकित मूल्य का 64% है, ठीक बात। और फिर 12% का डिस्काउंट दिया है, तो 100 रुपए का एमआरपी है, 12 का डिस्काउंट है, 88 का बिकेगा। 64 का माल 88 का बिकेगा, प्रॉफिट निकाल दो। बस घर जाकर के एक बार क्या कर लीजिएगा, इन सवालों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सवाल आप देख रहे हो ना, ये सेम क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। आपको मैं लिख के कह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन कॉपी होते हैं। जब सोचो उन्होंने नोटिस पूरा पूरा कॉपी मार के दिया है, तो क्वेश्चन कहां से बनाएंगे वो। क्वेश्चन भी क्या होता है, कई क्वेश्चन तो कॉपी होंगे, कॉपी पे सेम। इसीलिए ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टेट हुए हैं ना, मैं सबके क्वेश्चन करा दूंगा आपको। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया है, इसमें कोई बहुत खास गणित नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा बिजनेसमैन वाला दिमाग लग रहा है। तो टीचर के साथ साथ आपको बिजनेसमैन भी बनना है, कि क्या कितने खरीदा, क्या कितने का बेचा। ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेम सवाल फंसेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एग्जाम के बाद आपको दिखा दूंगा, एक एक क्वेश्चन देखो आया स्लाइड से। तो भैया एग्जाम जल्दी जल्दी होते कहाँ हैं, आप मुझे बताओ बताओ, पिछली बार यूपी टेट कब हुआ था अपना। तो रिसेंट वाला भी एकदम मटेरियल नहीं आया होगा एकदम मार्केट में, मतलब है ना। तो वो चीज अभी हम लोग को नहीं मिल पाई होगी। बट जितना मिल जा रहा है भाई, देखो देखो एक चीज और बताएं। जो क्वेश्चन का मॉडल फॉर्मेट होता है ना, जो हम लोग 12 साल से पढ़ा रहे हैं ना, वो 12 साल पहले भी वही पढ़ाते थे, आज भी वही पढ़ा, मतलब वही होता है मॉडल, कुछ चेंज ही नहीं होता है। बस नंबर वैल्यू इधर उधर हो जाती है, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल जाएगा। बीपीएससी टीआरई ना। हम्म। लेवल इन सभी क्वेश्चंस का देखिए ठीक ठाक है, मतलब आपके एग्जाम टाइप का है, मतलब इनका लेवल ना बहुत कठिन है ना बहुत आसान है, मॉडरेट लेवल है। और लोग बताओ भाई कितना आएगा। सही है बेटा। कितना। हम्म। आइए देखिए इस क्वेश्चन को, समझा दें। सवाल में लिखा है 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप मुझे एक बात बताओ, आपने 100 संतरे 400 रुपए के खरीदे हैं, ठीक है। आप मुझे यहां से ये बता सकते हो आपने एक संतरा कितने का खरीदा होगा। 4 रुपए का। 100 संतरे अगर 400 रुपए के, तो मैं यहां से जीरो जीरो पर काट दूं तो दिखेगा एक संतरा 4 रुपए का खरीदा। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, एक संतरा जो है मैंने खरीदा है कितने का, 4 रुपए का, ठीक है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो 12 संतरे कितने के खरीदे होंगे। बताइए 12 संतरे कितने के खरीदे होंगे। 48 रुपीज के। 12 संतरे खरीदे होंगे 48 रुपीज के। और एक बात और बताइए, क्या 12 संतरों को मैं एक दर्जन नहीं बोल सकता हूं क्या। 12 संतरे मतलब एक दर्जन, यानी एक दर्जन संतरे कितने के खरीदे, 48 रुपए के खरीदे। तो एक दर्जन संतरे जो है वो मैंने खरीदे हैं कितने रुपए के, 48 रुपए के। कितने के खरीदे हैं भाई, 48 रुपए के।
और जबकि सवाल में लिखा 60 रुपए प्रति दर्जन बेच दिया, यानी 1 दर्जन संतरा प्रति दर्जन मतलब 1 दर्जन, और 1 दर्जन कितने का बेच दिया? 60 रुपए का। 1 दर्जन जो बेच दिया वो कितने का बेच दिया? 60 रुपए का। और 1 दर्जन खरीदा कितने का और बेचा कितने का? तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट परसेंट। यहां से क्या निकाल सकते हैं आप? प्रॉफिट परसेंट। 12 चौक और 12 पंचे, थोड़ा और आसान कर दिया मैंने, थोड़ा सा और आसान हो गया। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100। प्रॉफिट कितने का? 1 रुपए का। 4 की चीज 5 की बेचोगे, सीपी 4 का है, इंटू क्या कर देंगे? 100। आंसर कितना आ जाएगा? आइए दूसरा मेथड देखिए, आर्टिकल प्राइस मेथड। याद करिए मैंने आपको ये भी कराया था। देखिए इससे भी लग जाएगा भाई, आर्टिकल प्राइस मेथड। सवाल देखिएगा, मैंने ये तरीका आपको कराया, इसको पहले समझ लीजिएगा फिर आप नोट डाउन करिएगा। लिखा है 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे, तो संतरे आपको इधर लिखने हैं, वस्तु है जिधर, और 400 रुपए में खरीदे तो आपको 400 रुपए किधर लिखने हैं? इधर लिखने हैं। फिर कह रहा है कि आपने 60 रुपए प्रति दर्जन बेच दिया। 60 रुपए प्रति दर्जन, प्रति दर्जन मत लिखना, 12 संतरे लिखना। प्रति दर्जन मतलब 1 दर्जन होता है, लेकिन लिखेंगे 12 संतरे, क्योंकि ऊपर आपने 100 संतरे लिखा है ना कि दर्जन लिखा है। तो ऊपर अगर आपने 100 संतरे लिखा है तो नीचे फिर आप 12 संतरे लिख दीजिए। प्रति दर्जन मतलब 1 दर्जन के बजाय 12 संतरे लिख दीजिए, है ना, क्योंकि संतरे ऊपर भी लिखा है नीचे भी संतरे लिखना, दर्जन में मत लिखना। या तो फिर ऊपर भी दर्जन लिखो नीचे भी दर्जन हो जाएगा, तब तब हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 60 रुपए के 12 संतरे बेचे मैंने, है ना, 60 बार बेचे। अब क्या करेंगे भाई? आपको क्या बताया था मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको सीपीएसपी मिलेगा। आर्टिकल के नीचे कौन आता है? सीपी। और प्राइस के नीचे कौन आता है? एसपी। तो ये मल्टीप्लाई जो होगी वो मिलेगी आपको 400 गुणे 12, और ये मल्टीप्लाई जो आपको मिलेगी मिलेगी 100 गुणे 60। अब देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही जा रहा है। अब आपको सामने क्या दिख रहा है? 100 से काटेंगे, 4 बार में कट गया, और 12 पंचे 60 कट गया। ठीक है, तो सीपी का वैल्यू कितना आया और एसपी का वैल्यू कितना आया? अब 4 की चीज 5 की बेचोगे तो प्रॉफिट तो वही आ जाएगा। देखो वही चीज नहीं है कि 4 की चीज 5 की बेचोगे, वहां पे भी 4 की चीज 5 की बेचोगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? इतना ही आ जाएगा। तो दोनों तरीकों से आप लगा सकते थे। एक ऐसा क्वेश्चन आपको और दे दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा जो इसी टाइप का होगा, आप उसको लगाइएगा। ये वाला नोट हो गया? देखो भाई, ये वाला नोट कर लो पहले। आप लोगों ने कैसे लगाया था? इसे जनरल लगाया होगा मेरे ख्याल से, है ना? दो तरीके हैं यहाँ पे, जो अच्छा लगे आप उससे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपको देंगे वो भी किसी एग्जाम का पूछा गया होगा, और आप उसको आर्टिकल प्राइस वाले तरीके से लगा लेना, आसान रहेगा आपको। हो गया भाई नोट? हो गया, चले। अब ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन, इसको लगा लीजिए अपने आप।
कितना आएगा? आ गया भाई? आइए देखिए, अगर किसी का नहीं लगा तो समझ लो भाई। देखो भाई क्या करना था इस क्वेश्चन में। मैंने क्या बताया था, आर्टिकल लिखेंगे इधर और इधर क्या लिखेंगे आप, प्राइस। और बच्चों से गलती ये होती है, आप इधर का उधर लिख देते हैं। देखना आपसे ये गलती तो नहीं हुई। 5 रुपए किधर लिखेंगे बताओ? आपने इधर लिखा था ना? मुझे दूर से लग रहा था देखने में आप गलत कर रहे हो। आप यहाँ आते ही हैं, गलती करें और फिर उसको सीखें, है ना? बिल्कुल। और जब आप अपनी गलती को सीख समझ लेते हैं तब मतलब इंप्रूवमेंट आ रहा है, इंप्रूव हो रहा है। 5 रुपए में 6 की दर से आपने खरीदे हैं, जबकि 6 रुपए में 5 की दर से बेचे हैं, यानी 6 रुपए में 5 बेचे होंगे। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आर्टिकल के नीचे कौन आएगा और प्राइस के नीचे एसपी। तो ये मल्टीप्लाई आपको देगी कितना, 25। और ये मल्टीप्लाई कितना देगी, 36। यानी 25 का माल 36 का बेचोगे तो बताइए प्रॉफिट कितने का होगा? 11 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट बटे सीपी करते हैं, सीपी आएगा 25 और गुणे में कितना आ जाएगा, 100। बताइए आंसर कितना आ गया, 44। 25 चक्कू 100 कटेगा और 4 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 4 गुणे 11 हो जाएगा 44। देखिए वैसे एक काम बहुत बढ़िया और हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग ये फोटो खींच लेते हो, फोटो आप डॉक स्कैनर से खींचो। एक ऐप आती है डॉक स्कैनर, ठीक है? और सामने बैठ के खींचो, तो उससे जो आपकी फोटो है ना, ये एकदम बिल्कुल सही और सीधी आएगी। समझिएगा बात को, सीधी आएगी एकदम। और फिर लास्ट में जैसे मान लो 20 25 30 पेज हो जाए, मतलब हो जाए फोटो, तो आप उसको पीडीएफ बना करके आप बाहर शॉप से प्रिंट आउट करवा सकते हैं क्वेश्चंस की। और प्रिंट आउट कोई बहुत महंगा नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर वहां पे शॉप वाले को बोलोगे कि भैया जैसे मान लो आपकी 24 पेज की मान लो पीडीएफ बनी, 24 पेज की पीडीएफ बनी, तो एक पन्ने पे वो 4 फोटो निकाल देगा। एक पन्ने पे 4 फोटो, यानी 4 क्वेश्चन आपके आगे होंगे, 4 क्वेश्चन उसके पीछे होंगे। यानी एक पन्ना खर्च होगा, एक पन्ने पे आगे पीछे 4 4, यानी 8 क्वेश्चन टोटल आ जाएंगे। टोटल 8 क्वेश्चन आपके एक पन्ने पे आगे पीछे मेरी हैंडराइटिंग में बिल्कुल क्वेश्चन के सहित लगे हुए आ जाएंगे। तो ये काम आप कर सकते हो। टेक्निकली मैंने आपको बता दिया कि ये चीज ऐसे की जा सकती है। चलें अगले क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत नहीं, आप इधर प्राइस आर्टिकल लिख दो, बस इतना ध्यान रखना कि प्राइस के नीचे आप एसपी लिख देना और आर्टिकल के नीचे आप क्या लिख देना, सीपी लिख देना। तो वो बस चेंज हो जाएगा, रिवर्सिबल, इधर का उधर उधर का इधर हो जाएगा। वैल्यू इधर की चेंज हो जाएगी, बस वही आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो मैं आपको ये सिखाया कि आर्टिकल के नीचे सीपी याद रखो, लिखा जाएगा। कोई बात नहीं, आप वैसे करके लिख लो, 5 रुपए 6 रुपए ऐसे करके लिख लो। बस इतना फिर याद रखना कि अगर आपने आर्टिकल के नीचे आपको सीपी ही लेना है और प्राइस के नीचे आपको एसपी लेना है, ये आप याद रखना बस। मेन पॉइंट यही है। आप इधर उधर कुछ भी लिखो, आप इधर उधर कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना याद रखना, प्राइस के नीचे ऑलवेज सेलिंग प्राइस आएगा, आर्टिकल के नीचे सदैव सीपी आएगा। इसमें गलती मत करना आप। ये बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, सीटेट का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा। और हालांकि देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, कठिन नहीं है। आप ये मत सोच लेना इतना बड़ा क्वेश्चन है तो कठिन होगा। अभी जब मैं समझाऊंगा ना तो बहुत आराम से आपके दिमाग में आ जाएगा, बहुत आराम से। कठिन नहीं कतई भी। आज सुबह थोड़ी सी बारिश हो गई थी, देखा था लोगों ने?
अच्छा। हाँ, कपूरथला की धुलाई हो गई एक तरीके से। पूजन हवन सब होने हैं आज तो। क्वेश्चन पढ़ लो भाई बहुत ध्यान से जरा। हम्म। आइए अब समझा देते हैं। समझिएगा जरा इस क्वेश्चन को भाई। सवाल में क्या लिखा है? एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार कितना रह जाता है? 1/3 यानी एक तिहाई रह जाता है। जैसे मान लो 300 किलो मछली है ताजी, पानी से जस्ट निकली हुई, और सुखा देंगे तो वो 100 किलो रह जाएगी, यानी 1/3 एक तिहाई हो जाएगी। ये बात समझ में आई? और आपने लाई कितनी है ताजी मछली? आपने 1500 किलो लाई है। तो अगर आपने 1500 किलो ताजी मछली लाई है, आपने 1500 किलो ताजी मछली लाई है, तो मुझे ये बताइए सूखने के बाद ये कितनी रह जाएगी? हाँ। ये ताजी मछली का भार है। सूखने के बाद सूखी मछली जब ये बनेगी तो इसका भार कितना रह जाएगा? एक तिहाई कर दो। तो 1500 का एक तिहाई कितना हो गया? यानी कि आपने खरीदी कितनी? 1500 किलो, लेकिन सूखने पर वो कितनी रह गई? 500 किलो। 1000 किलो कहीं ना कहीं पानी रहा होगा उसमें। आगे लिखा है 1500 किलो जो ताजा मछली आपने खरीदी वो 25 रुपए किलो के रेट से खरीदी, 25 रुपए किलो। यानी कि 1 किलो कितने का है? 25 रुपए का। और अगर 1 किलो 25 रुपए का है तो बताओ 1500 किलो कितने का लाए हो? 1500 किलो कितने का लाए हो? जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया मल्टीप्लाई? यानी टोटल आपका जो खर्चा हुआ है वो कितना खर्चा हुआ है? आपका कॉस्ट प्राइस यानी कीमत कितनी आई? 37,500। 25 रुपए किलो का रेट था, और 25 रुपए किलो के रेट से आपने बोला भैया 1500 किलो दे दो हमें। ठीक है, आपने 1500 किलो ले ली। आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको खर्चा आया 37,500 का। अब लेकिन कह रहे हैं सुखा करके 80 के रेट पर बेचिए। जब सुखा देंगे तो 1500 किलो कितना रह जाएगा? केवल रह जाएगा कितना? 500 किलो रह जाएगा। सुखा देंगे तो वो केवल कितना रह जाएगा? वो रह जाएगा 500 किलो। और जिसको बेचा 80 रुपए किलो के भाव से, 80 रुपए किलो के भाव से बेचा है मार्केट में, यानी 500 किलो मछली बेची गई है 80 रुपए किलो के भाव से। तो बताओ 80 रुपए किलो के भाव से जो है 500 किलो मछली कितने की बिकेगी? 40,000 की बिकेगी। मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 40,000 की बिकेगी। 40,000 की बिकेगी। अब आप मुझे ये बताइए
आपने खरीदा कितने का माल? 37,500 का। और आपने बेचा कितने का माल? आपने बेचा 40,000 का। 37,500 का खरीदा है और 40,000 का बेचा है, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, यानी आपकी कमाई कितनी हुई? आपकी कमाई बताओ कितनी हुई? 37,500 का खरीदा और 40,000 का बेच दिया, तो 2500 की तो कमाई हुई। घटा लीजिए आप। 37,500 का खरीदा और 40,000 का बेच दिया, यानी कि 2,500, यानी कि 2500 की क्या हुई है? कमाई हुई है। 2500 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। सवाल ने यही पूछा है कितने की कमाई हुई है या प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट है 2500 का। अब इसमें कौन सी गणित है यार बताओ? ये तो व्यवहारिक चीजें हैं, ये तो व्यवहारिक चीजें हैं जिनको आपको गणित के टर्म्स में दिखाया जा रहा, सिखाया जा रहा है। और ये व्यवहारिक ज्ञान आपको गणित के माध्यम से होना चाहिए। गणित और साइंस इसीलिए पढ़ाई जाती है, लाइफ आपकी थोड़ा सा इजी होती है। देखो यही तो एक पढ़े लिखे और अनपढ़ व्यक्ति में फर्क होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति मार्केट में जाते वक्त, चीजों में, सोसाइटी में चीजों को करते वक्त हर चीज का कैलकुलेशन कर लेता है, अपनी नॉलेज का यूज करता है, उसके पास नॉलेज होती है। और अनपढ़ व्यक्ति के पास वो स्किल्स नहीं होते हैं, देखिए। हाँ, व्यवहारिक गणित उनकी तेज होती है, तो वो किस लिए आ जाती है? व्यवहार में होते होते वो मार्केट में ही रहते हैं हमेशा। बात ये, वो लोग क्या होता है, बचपन से मार्केट में होते हैं, मार्केट में खरीदना बेचना ये वो सब कुछ। तो वो क्या होता है, वो उसमें पक्के हो जाते हैं। जो कैलकुलेशन आप क्लास में बैठ के सीख रहे हो, वो मार्केट में बैठ के सीखते हैं वो। सोचो एक छोटा सा बच्चा जो कभी पढ़ाई नहीं किया था, लेकिन वो बचपन से मार्केट में बैठने लगा। अब जब तक वो बड़ा होगा ना, वो सारी जोड़ गुणा गुणा भाग ना सब दिमाग में कर लेगा, उसे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होगी उसे। उसका दिन भर का यही काम है, क्योंकि डेली का। अच्छा, अभी आप थोड़ा सा अटपटा जाते हो, नहीं कर पाते हो जल्दी से एकदम, क्योंकि वो चीज अभी प्रैक्टिस में नहीं आई है। मैथ आपकी आदत में नहीं बनी है। मैथ जब आदत में बन जाएगी तो आप इन चीजों को करने लगेंगे, कैलकुलेशन आपकी भी तेज हो जाएगी। तो ये पॉइंट मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ चाहे तो। ये वाला पॉइंट, 1500 किलो ताजी थी और सूखी तो कितनी हो गई? 500 किलो हो गई। खरीदी है ताजी 1500 किलो, 250 रुपए किलो के रेट से, और बेची है 500 किलो आपने, यानी कि सूखी मछली 80 रुपए किलो के रेट से। बस प्रॉफिट देख लो कितने का आया। चले अगले क्वेश्चन पे, नोट हो गया देखो। इन सब क्वेश्चंस को जरूर आप घर जाके प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये आपको एग्जाम में भाई मिलेंगे। ऐसा सवाल सेम क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, सेम क्वेश्चन एकदम। ये क्वेश्चन मैंने आपकी क्लास में पढ़ाया है। अब ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, यूपी टेट का क्वेश्चन है ये। हम्म, देखो अभी कल ही परसों इसका फॉर्मूला लिखाया था शायद। याद करो, कल ही परसों की क्लास में शायद लिखाया है फॉर्मूला, कल की क्लास में लिखाया है शायद। आ गया। बताओ भाई, इसके लिए क्या तरीका बताया था मैंने? याद है कुछ? इसके लिए लिखाया था सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस इक्वल टू एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट। और जबकि एमआरपी कितना है सवाल में बताइए आपका?
500 है, 5% का डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट है तो क्या लिखेंगे? 95 लिखेंगे। 25 का प्रॉफिट है तो क्या लिखेंगे? देखो वो मैडम गायब हो गई जिनसे मैंने कल कहा था कल आओगी कि नहीं आओगी, याद है? वो मैडम गायब हो गई आज। हाँ। हैं? लेवल लेवल नहीं है, अब देखो मैथ्स पढ़ा नहीं। वो सीपी एसपी ढूंढती, कौन सीपी कौन एसपी? सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है? हम्म। आप में से कोई टीचर है यहाँ पे जो ऑलरेडी पढ़ा रहा हो, वर्किंग हो? कोई है आप में से? नहीं। ठीक है, तो सीपी आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया? वस्तु का लागत मूल्य। बस सब कुछ काट पीट दो, कैलकुलेशन कर लो। कुछ भी तो नहीं है भाई। कितना फ्री का नंबर है, मतलब 125 चक्कू 500। ये आपको याद होना चाहिए। 125 अट्ठे 1000 नहीं याद है तो आज से याद कर लो, लिख लेना। 125 अट्ठे 1000 होता है, 125 चक्कू 500 होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। 125 अट्ठे 1000, 125 चक्कू 500। मैंने देखते ही डायरेक्टली काट दिया। आप 5 से काटोगे टाइम वेस्ट करोगे आप। तो अपनी लर्निंग, अपने जो फंडामेंटल्स हैं इनको ऐसे इंप्रूव करो, बहुत बढ़िया रखो आप। बहुत जल्दी आपका चीजें हो जाएंगी फिर। और सीपी कितना आएगा? 4 से मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20, 4 नेम 36 और 2 हरदोई से भैया। क्यों, क्या हुआ बताओ? हम्म। बताओ, क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल फ्री का नंबर है यार यूपी टेट में। देखो ये कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लो। ये फॉर्मूला देखो, हमने कल ही की क्लास में लिखाया था आपको। इस पर ने 4 सवाल, 4-5 सवाल किए थे शायद कल या परसों। ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा इस बार भी। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये सवाल थोड़ा सा टफ है। पहले मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन अगर देखो कठिन है तो, सरल है तो। क्वेश्चन दिख रहा है पीछे तक भाई? क्यों? देखिए ये सवाल समझ लीजिएगा कैसे करेंगे ये। बढ़िया क्वेश्चन है ये। सवाल में सबसे पहले अंडरलाइन कर लो ये। ऐसा क्वेश्चन कभी बनेगा तो कहेगा लाभ 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, हानि 2 गुना हो गया, 3 गुना, ऐसे करके कुछ बोलेगा। तो उसने लाभ बोला है ना, तो पहले आप लाभ का फॉर्मूला लिखिए। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? एवरीबडी नोज, एसपी माइनस सीपी होता है। अब इसमें एक वो शर्त लगा रहा है, वो शर्त ये कह रहा है विक्रय मूल्य को अगर दोगुना कर दें, विक्रय मूल्य को क्या कर दिया तो प्रॉफिट कितना हो जाता है? भाई जो उसने कहा मैंने कर दिया। उसने कहा विक्रय मूल्य 2 गुना कर दो, मैंने कर दिया। उसने कहा लाभ 3 गुना हो जाएगा, मैंने कर दिया। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान से देखना। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट लिखा है, इस प्रॉफिट की जगह पर वापस आप क्या लिख सकते हो? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बताइए? एसपी माइनस सीपी तो होता है। मैंने प्रॉफिट की वैल्यू लिख दी वापस। प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है, मैंने लिख दिया। और बराबर में जो लिखा है वो बराबर वाला लिख दीजिए। बराबर में क्या लिखा है आपके? बराबर में लिखा है 2 SP माइनस सीपी। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, और 3 अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 3 SP माइनस 3 CP बराबर 2 SP माइनस सीपी। एसपी वाले एक तरफ कर लो, सीपी वाले एक तरफ कर लो। यानी ये 2 SP इधर आएगा तो माइनस होगा, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस होगा। यानी एसपी को मैं इधर लाऊंगा, ये बराबर लगा हुआ है।
ये बराबर लगा हुआ है, ठीक है। और ये 2sp इधर आएगा तो 3sp में 2sp घटेगा, क्या बचेगा 1sp, और माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3cp माइनस cp, 3cp माइनस cp 2cp हो जाएगा। अब क्या करना है, खत्म सवाल। अब करना ये है भाई, sp का वैल्यू 2 यूनिट है और cp का वैल्यू, sp का वैल्यू 2 यूनिट है और cp का वैल्यू कितना है 1 यूनिट है। इस बात को यहाँ पे लिख दीजिए साफ साफ। cp रेस टू sp की बात करें तो cp कितना आया, देखो cp का वैल्यू 1 है और sp का वैल्यू कितना है 2 है। अब यहां से आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज जब दुगनी कीमत पर बेची जाती है तो प्रॉफिट सदैव 100% होता है। ये बात आप याद रखिएगा, तो आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, और वरना आपको वही पूरा करना पड़ेगा। ये बात याद रखो, 1 रुपए की चीज 2 रुपए की बेची, अगर आपने 5 रुपए का पेन 10 रुपए का बेचा, दुगनी कीमत का बेचा, तो प्रॉफिट होगा 100%। 100 रुपए की चीज 200 की बेची तो प्रॉफिट होगा 100%। 1000 रुपए की चीज 2000 की बेची तो प्रॉफिट होगा 100%। यानी जब भी दुगनी कीमत का बेचेंगे तो प्रॉफिट हमेशा 100% का होगा। और यहां भी मैं देखो 1 रुपए की चीज मैं 2 रुपए की बेच रहा हूं, तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट निकालने के लिए 1 यानी प्रॉफिट बटे सीपी और गुणे 100, तो आएगा तो 100% ही, आएगा तो 100% ही देखो। और वो चीज आप ये सब ना लिखते, आप सीधे लिख देते कि अगर दुगने पे बेच रहे हैं तो 100% का प्रॉफिट होगा, डायरेक्ट मार दो। तो ये बात आज से याद रखनी है कि मतलब जब भी दुगनी कीमत पे अगर कुछ बेच रहे हो आप, तो हमेशा याद रखना 100% का प्रॉफिट है वो। ये पॉइंट अगर आपको याद रखना हो तो आप लिख भी लेना, दुगनी कीमत पर जब भी आप बेचते हो तो प्रॉफिट सदैव 100% होता है। कोई भी चीज दुगनी पे बेच रहे हो, चाहे मान लो 5,000 की चीज 10,000 की बेच रहे हो तो भी वही आएगा। अब ये देखो थोड़ा सा कठिन था, लेकिन अगला वाला थोड़ा सा आसान भी है। ये बात याद रखना, तो इसमें ये निकालना नहीं पड़ेगा जैसे मैंने किया ना 1/1 × 100, ये काम करना ही नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा हमारा। और टाइम बचाने के लिए यानी आपको तेज बनाने के लिए ये सब चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। जो भी चीजें मैं जोर देकर के कह देता हूं, तो वो अगर आप याद रख लेते हो तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी, क्योंकि आपके जो तौर तरीके होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। चलें आगे। अगला क्वेश्चन आसान है, आप अपने आप से भी लगा सकते हैं, और नहीं भी लगा पाएंगे तो जब मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बिलोंग टू यूपी टेट। कितना आ रहा फिर से बताना। हाँ, इसमें बेटा ऑप्शन थोड़ा ना अजीब सा लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन अजीब से लिख दिया, 33 हानि 1/3। हाँ, सेकंड ऑप्शन थोड़ा इधर उधर लिखा हुआ है, बट आप समझ जाओगे। 33 सही 1/3 होगा हालांकि वो। आइए ये समझा देते हैं, आसान क्वेश्चन देखिएगा, बट इसमें आप लैंग्वेज को पकड़ना सीख लेना। जो लोग अभी इस क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पकड़ पाए हो, वो इस सवाल के माध्यम से इसकी लैंग्वेज पकड़ना हमेशा के लिए सीख जाना, कि जब भी ऐसी लैंग्वेज आती है तो कैसे करना होता है। देखिए सवाल ने बोला जो क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य वो विक्रय मूल्य का मीन्स मल्टीप्लाई 3/2 है। क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य का 3/2 है। क्रय मूल्य किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के 3/2 के बराबर है। अब ये जो एसपी लिखा है, ये एसपी क्या हो जाएगा, बटे में नीचे ले आओ, इस एसपी को कैंची गुणा से नीचे ले आओ, तो अगर ये बटे में नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, सीपी अपॉन एसपी बराबर क्या हो जाएगा 3/2, वैसे ही रह जाएगा सामने जो है। अब यानी कि आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि सीपी का वैल्यू भाई 3 है और एसपी का वैल्यू भाई 2 है।
यानी 3 का माल कितने का बेच रहे हो? 2 का बेच रहे हो। अब 3 का माल 2 का बेचोगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? 3 का माल 2 का बेचने पे लॉस होगा, है ना? 3 की चीज आप कितने की बेच रहे हो? 2 की बेच रहे हो, लॉस होगा। लॉस कितने का है? 1 का। और लॉस मतलब कम कम है तो ज्यादा वाली वैल्यू या सीपी। और 1/3 का वैल्यू कितना होता है? 1/3 या 100/3 करोगे तो कितना आएगा? 33 सही 1/3% की हानि। लॉस, लॉस यानी कि हानि। ये प्राइमरी का था क्वेश्चन, एक जूनियर का करवा देते हैं यूपी टेट। नोट हो गया सबका? नहीं नोट हुआ क्या? हाँ। लैंग्वेज को आप याद रखिएगा, कभी भी ऐसी लैंग्वेज आए क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो ऐसे लिखनी है लैंग्वेज बस। ये जूनियर लेवल का आ गया। आप लोग दोनों डालेंगे या केवल प्राइमरी डालेंगे भाई बताओ? दोनों डालेंगे ना? और बहुत ज्यादा घबराइएगा मत, कोई बहुत ज्यादा टॉपर नहीं बैठेंगे, सब आप ही के जैसे वहां पे होते हैं। वहां पे कोई एसएससी वाली जनता नहीं बैठेगी। वो लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। वो इसलिए कि आप मॉक टेस्ट नहीं दे करके गए, वो सीधा सीधा ये प्रदर्शित करता है आपने तैयारी तो करी है लेकिन आपने एग्जाम के पहले मॉक नहीं लगाए हैं। मॉक लगाना बहुत जरूरी होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं, ये लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। यानी जब आप मॉक टीचर के साथ करते हो ना, मॉक यानी सिलेबस तो पूरा पढ़ लिया, अब हमसे मॉक की प्रैक्टिस जब करोगे ना तो सभी चैप्टर के सवाल छट छट के सामने आएंगे, जिनको आप लगाओगे। लगाने के बाद आप टीचर से एक्सप्लेनेशन देखोगे, तो टीचर जब एक्सप्लेनेशन देगा ना मॉक का, टेस्ट पेपर का, तब वो बताएगा कि देखो ये एग्जाम था और एग्जाम में तुमने ऐसे किया जबकि करना ऐसे चाहिए था। तब तुम्हें महसूस होगा अरे यार सर ने यार जल्दी कर दिया यार, हमने यार बड़ा टाइम लगा दिया इसमें यार। तब तुम्हें रियलाइज होगा, तुम्हें ये भी याद आएगा कि सर इस बात को कई बार बता भी चुके हैं, 125 चक्कू 500 होता है। हमने तब भी नहीं कहा, हम वही 5 काट रहे थे। तब तुम्हें अपनी कमियां फील होंगी यार कि हम वो चीज नहीं कर रहे सर जो सर बता रहे जिससे हमारा टाइम बचेगा। और तुम महसूस करोगे हमें टाइम बहुत लग रहा है पेपर करने में। आपको लगेगा यार मैथ बहुत टाइम ले ले रही है। टाइम इसलिए ले रही है शायद आप उन तरीकों को फॉलो करो जो मैं बता रहा हूँ। मेरी चीजों को आप 5 से काट रहे हो तो क्या मतलब है यार? या फिर आपको जैसे 5/8 की वैल्यू नहीं याद है, या फिर जैसे मैंने बताया दुगनी कीमत पर बेचो तो 100% का लाभ होता है। अच्छा एसएससी के जो बच्चे होते हैं ना वो एकदम पक्के कर दिए जाते हैं, इतना पका दिया जाता है उनको, उनको रट जाती है हर एक चीज। और फिर एक फेज पता है ऐसा आता है, तुम प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात कर रही हो, एक फेज ये आता है बच्चे सवाल के लिए पेन नहीं छूते हैं, वो सवाल देखते हैं बस उड़ा देते हैं, लगा दे, मतलब पेन नहीं छूना है, वो ओरल मन में लग जाता है, मन में। एक फेज ये आ जाता है गणित में कि आपको सवाल लगाने के लिए पेन टच नहीं करना है। अब ये सारे क्वेश्चन जब होते हैं ना तो ये मैं ओरल करता हूँ इनको, मन में होता है ये, इनमें कोई पेन नहीं चलाना होता हम लोगों को। हाँ। ये सब दिमाग में करना है। अब सोचो प्रैक्टिस अगर कर लो डाल लो तो क्या चीज नहीं हो जाएगी बताओ, प्रैक्टिस के ऊपर है ना सब कुछ। तो ये चीज हमेशा याद रखना, आप मॉक पहले तो खूब सारे दे करके जाओ, एग्जाम से पहले आपको मॉक जरूर देने हैं। एक दिन में कम से कम 2-2 मॉक भी देने होते हैं, एक दिन में 2-2 मॉक। और टीचर के साथ अगर एक्सप्लेनेशन भी उसका देखते हो तो टीचर आपको ये बता देगा कि आपने जिस तरीके से किया उसमें आपको टाइम लगा ज्यादा, अगर इस तरीके से करते हो तो टाइम लगता कम। टीचर से भाई हम क्यों देखते हैं वो सॉल्यूशन?
मैथ कोई बहुत कठिन तो है नहीं, 8वीं 10वीं क्लास की गणित है। हम देखते हैं इसलिए कि शायद वो कोई शॉर्टकट बता दें, शायद कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे हमारा टाइम बच जाए। तो जतिन ने एक वस्तु उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदी और 10% अधिक पर बेच दी। तो सबसे पहले आप वस्तु का मूल्य कुछ मान लीजिए, वस्तु का मूल्य आप कुछ मान लीजिए 100 रुपए है, मान लो कोई 100 रुपए चीज की है, कोई चीज है 100 रुपए की, और उसने 10% कम पर खरीदी, यानी 90 रुपए की खरीदी। 90 रुपए की उसने खरीदी, 10% कम पर खरीदी, मैंने 90 खरीदी, और 10% अधिक पर बेची, यानी 100 रुपए की चीज 110 की बेची, 10% अधिक मूल्य पर बेची, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? तो प्रॉफिट कैसे होगा? 90 का माल खरीदा है और बेचा 110 का, तो क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट निकाल लेंगे, और प्रॉफिट से भी पहले रेशियो बना लेंगे, 9-11 बना दिया रेशियो। अब 9 का माल 11 का बेचेंगे, 2 का प्रॉफिट आएगा, और बटे सीपी आएगा, और इंटू 100 आएगा। बस 2/9 की वैल्यू रख देंगे। 2/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 11 से 2/9%, 22 से 2/9%, या बटे 9 है तो 11 का पढ़ा हो तो 22.22, और 22.22 वाला एक ही ऑप्शन आएगा, ये वाला, यानी 22 सही 2/9%। ये आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो भी 200 को 9 से भाग करेंगे तो इतना ही आएगा। 200 को 9 से भाग करने पे इतना ही आएगा। तो आज के जो आपने ये क्वेश्चंस किए हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे। बस आप क्या करिएगा, अपने नोट्स में अच्छे से बना लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले इनको रिवीजन करके चले जाइएगा। तो इससे ये हो जाएगा, किसका कितना भी मैथ्स अगर वीक भी है ना, और वो इन क्वेश्चन को देख के चला गया ना, तो सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे भाई। वो उठा के कॉपी पेस्ट मारते हैं क्वेश्चन कई बार।